हाय स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अ न्यू क्लास ऑफ लॉस ऑफ मोशन। क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जेईई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। द क्लास विल बिगिन। तो जब हम लॉज ऑफ मोशन को शुरू करेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को जब शुरू करेंगे, सर आइजैक न्यूटन ने 3 पर्टिकुलर लॉ दिया था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहला जो लॉ था वो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन पे जाएंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के डेफिनेशन पे जाएंगे, तो इट स्टेट्स दैट अ बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, अ बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस ही इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि अगर आप ये पेन को कंसीडर कर लेंगे, ये पेन अगर ये रेस्ट पे रहा, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस आई अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू मूव इट। ठीक है, और अगर ये मोशन पे है तो ये मोशन पे ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस यू स्टॉप इट। समझ में आया? एक क्रिकेट बॉल आपने उसको बल्ले से मारा, एक क्रिकेट बॉल को, ठीक है, वो जब आएगा आपके पास अनटिल एंड अनलेस यू कैच इट, इट विल नॉट स्टॉप। अभी आप सोच रहे होंगे, अरे ऐसा तो नहीं होता, मेरे सामने क्रिकेट बॉल रोल कर रहा है, अल्टीमेटली ये स्टॉप हो जाता है, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं होती, ग्राउंड में कहीं ना कहीं जाके स्टॉप तो हो जाता है। आपको याद रखना है, ये स्टॉप जो होता है एक्सटर्नल फोर्स वहां पे काम कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है वहां पे, वो होता है फ्रिक्शन। ठीक है, कहीं पर भी कोई सरफेस का कांटेक्ट हो जाए, तो वो उस सरफेस में एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, फ्रिक्शन, वो हर एक मोशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ इस जगह में वैलिड है। ठीक है, कि कोई सा भी बॉडी रेस्ट या मोशन पे रहे, वो वहीं पे रहेगा अनटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन न्यूटन्स लॉ में एक तो लिमिटेशन है, एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है न्यूटन्स लॉ में। वो है कि एक बॉडी को मैं अगर लूंगा, देखिए, एक बॉडी को मैं अगर लूंगा और ये जो बॉडी है यहां पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था कि यहां पे ये रेस्ट जो है, वहां पे मैं अगर एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये मोशन पे आ जाएगा, यही ना बताया था। तो देखिए, ये बॉडी में रेस्ट पे रखता हूं, ये देखिए मैंने रेस्ट पे रख दिया, और यहां पे मैं एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन देखिए यहां पे कोई मोशन नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा हूं लेकिन यहां पे कोई मोशन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा एक्ट करने से, थोड़ा सा ज्यादा अगर फोर्स दिया, फिर वो मोशन पे आएगा। तो ये जो लिमिटेशन है इसका, मतलब ये जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूटन ने वो एक पर्टिकुलर टर्म नहीं बताया था कि कितना फोर्स देना पड़ेगा। समझ में आया? उसने बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करने से ही हो जाएगा, एक बॉडी को स्टॉप या मोशन पे ला सकते हैं, लेकिन उसने वो नहीं बताया था कि कितना एक्सटर्नल फोर्स देना चाहिए। वो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमको एक बात समझना पड़ेगा, उसका नाम है इनर्शिया। ठीक है, ये बात को समझना पड़ेगा, इनर्शिया टर्म को हमको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्शिया। अगर आप बेसिक लैंग्वेज में समझना आता है, इनर्शिया मतलब लेजीनेस समझ में आता है ना, आलस चीज को बोलते हैं। ठीक है, लेजीनेस। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलिए संडे का दिन, एग्जाम खत्म आपका, ठीक है, रेस्टिंग डे आपके लिए। ठीक है, लेकिन उस दिन सुबह को 6 बजे आपका पापा आए और आपको नींद से उठा दिया, बोले कि बेटा पढ़ने बैठो। आप उठेंगे? सोच के बताइएगा, आप उठेंगे? नहीं ना। फिर आपने देखा कि आपका मम्मी आ गई वहां पे और बहुत बड़े डंडे के साथ कि उठो नहीं तो मार पड़ेगी अभी। तब तो उठ जाएंगे, ठीक है ना, तब तो उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पापा जी ने जो फोर्स अप्लाई किया था आपके ऊपर, दैट इज नॉट एनफ टू चेंज योर पोजीशन। पर मम्मी का जो फोर्स है, दैट इज मच मोर, मींस इट इज लार्ज एनफ टू इजीली चेंज योर पोजीशन। समझ में आया इनर्शिया क्या है? इनर्शिया मतलब एबिलिटी ऑफ ए body to resist a change in its position। मतलब कि फोर्स आपके ऊपर एक्ट कर रहा है लेकिन आप अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। फोर्स आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, आप आपका पोजीशन चेंज नहीं करने वाले। वो पापा जब फोर्स अप्लाई कर रहे थे, आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे थे, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। वो एबिलिटी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया। लेकिन जब मम्मी आ गई, आपके इनर्शिया से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तब तो आप पोजीशन चेंज कर दिए ना। तो उसी बात को, ये इनर्शिया का टर्म जब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में लगा देते हैं, तब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आता है।
ठीक है, कि फोर्स तो अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से रेस्ट मोशन पे जाएगा, मोशन रेस्ट पे आएगा, लेकिन वो फोर्स आपकी इनर्शिया से ज्यादा होना पड़ेगा। समझ में आ गया? लेकिन अभी देखिए ये इनर्शिया जो है वो तीन तरीके के होते हैं। इनर्शिया जो है तीन तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन। तीन तरीके के इनर्शिया होते हैं, ठीक है। पहला जो इनर्शिया होता है दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा जो इनर्शिया होता है दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा जो इनर्शिया होता है दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तीन तरीके की इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। रेस्ट मतलब अगर कोई बॉडी पहले से रेस्ट में है, इफ ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट एंड सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट बट इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। समझ में आया? एक बॉडी रेस्ट पे है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करेगा, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब वो रेस्ट में रहना चाहता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, आप सो रहे हो, आपके पापा आपको आकर आपको उठाना चाहते हैं, लेकिन यू आर रेजिस्टिंग इस फोर्स, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल की भरमार है यहां पे। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं एक, मान के चलिए एक बस, ठीक है, बस स्टेशन पे खड़ा है, आप गए और सीट पे बैठ गए, तो आप जो है बस के साथ आप भी रेस्ट पे हो गए। लेकिन अभी सोचिए कि बस जस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, सडनली बस स्टार्ट हो गया, आप किसी से बात कर रहे थे, बस सडनली स्टार्ट हो गया, आप कहां पे जाओगे? सामने जाके देखना, सामने जाके आप गिर जाओगे। ठीक है, जब भी आप बस में बैठे, सडनली जब स्टार्ट कर दिया, सॉरी सामने नहीं, सडनली जब बस स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे आप पीछे की तरफ गिर पड़ेंगे। क्यों होता है ये? क्योंकि आपका जो फीट है कांस्टेंट बस के कनेक्शन में, ये फीट जो है कांस्टेंट बस के कनेक्शन में, तो बस जब रेस्ट पे है, आपका फीट भी रेस्ट पे रहेगा, आपका पूरा जो बॉडी है वो भी रेस्ट पे रहेगा। लेकिन जब बस स्टार्ट हो गया, बस के साथ साथ आपका फीट जो इसके कनेक्शन में है वो भी मोशन पे चला जाएगा। लेकिन आपका जो अपर बॉडी है वो तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है बस के, तो आपका अपर बॉडी स्टिल रेस्ट पे रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण स्टिल रेस्ट पे रहना चाहता है, लेकिन बस तो चल दिया, तो इसी कारण आप पीछे गिर जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये जो फेनोमेनन होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। और एक एग्जांपल है जैसे कि कारपेट पे, ठीक है, कारपेट जो होता है, आपके घर में जो कारपेट रहता है, उससे आप अगर धूल हटाना चाहते हैं, क्या करते हैं? आप उसको जर्क करते हैं कारपेट को लेकर, तब देखना कि धूल पूरे घर में फैल जाता है। ठीक है, वो कारपेट से उठ के पूरा धूल फैल जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कारपेट के साथ साथ धूल भी पहले रेस्ट में था, लेकिन आप जब मोशन पे ला दिए कारपेट को, कारपेट तो मोशन पे चला गया, लेकिन बेचारा जो धूल है वो अभी भी रेस्ट पे रहना चाहता है, तो इसी कारण वो कारपेट से अलग हो गया। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी आइए इनर्शिया ऑफ मोशन पे। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कोई अगर इनिशियली मोशन पे है तो वो मोशन पे ही रहेगा इवन व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट। अगर आप दौड़ रहे हो तो आप दौड़ना ही चाहते हो जितना भी फ्रिक्शन आपको रोकना चाहे, लेकिन हाँ, हमारा जो अंदर का ताकत है वो कम और खत्म हो जाता है, इसीलिए हम स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं इसका अच्छे से समझने के लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। बस का एक एग्जांपल पकड़ लीजिए। ये बस और एक पोजीशन में पकड़ रहा हूं, बस मानो चल रही है, आप आराम से यहां पर खड़े हुए हो या बैठे हुए हो, बस चल रही है, सडनली बस जाके स्टॉप कर दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो गया, सडनली ये स्टॉप हो गया, तो क्या होगा? देखना, आप अभी पीछे नहीं गिरोगे, आप अभी सामने जाके गिरोगे, क्योंकि बस के साथ साथ आपका पूरा बॉडी भी तो मोशन पे था पहले। लेकिन अभी जब बस सडनली स्टॉप हो गया, जो कनेक्शन पे था, मतलब आपका फीट जो कनेक्शन में था बस के, वो भी स्टॉप हो जाएगा, लेकिन आपका अपर बॉडी अभी भी मोशन पे है, वो चलता ही जाएगा। ठीक है, वो रेस्ट पे इतने जल्दी आ नहीं सकता, वो मोशन पे रहना चाहता है। ठीक है, इसीलिए वो मोशन पे ही चलता जाएगा और आप सामने की तरफ गिर जाओगे। वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर आप बाइक चलाना जानते हो तो उसको अच्छे से समझोगे, या गाड़ी में अगर ट्रेवल किया तो भी समझोगे। अगर कहीं एक शार्प टर्न है, ठीक है, एक रोड बहुत शार्प टर्न है, जब वहां पे कोई बस उस रोड से अगर गुजर रहा हो, ठीक है, एक बस उस रोड से गुजर रहा हो, ठीक है, मान के चलिए एक बस है, मेरा डायग्राम बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो एक बस इस रोड से गुजर रहा हो और ये बस एक शार्प टर्न ले रहा है,
तो आप देखेंगे, आप जब सीट पे बैठोगे, आप सीट पे शांत होके बैठ के, लेकिन बस एक शार्प टर्न लिया, अगर बस लेफ्ट की तरफ जा रहा हो तो आप देखेंगे आप भी वही उस डायरेक्शन में झुक जाएंगे। ठीक है, जब बस थोड़ा सा टर्न लेके इधर आ गया तो आप देखेंगे उस तरफ आप गिर जाएंगे। ठीक है, तो वो होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण जिस डायरेक्शन में बस गया आपका डायरेक्शन वहीं पे चला गया, लेकिन बस जब इधर आ गया फिर भी आपका डायरेक्शन उधर पे ही, आपका बॉडी उधर पे ही झुक रहा है अभी तक। ठीक है, वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। ठीक है, तो देखिए 3 तरीके के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। अच्छे से ये वाला चीज लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, ओके। तो जब हम सेकेंड लॉ को समझने जाएंगे, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने जाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो बाय डेफिनेशन अगर आप समझते हैं इसको, ठीक है, बाय डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, एंड takes the direction in which force is applied, ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन अगर समझना है, तो 2 टर्म हमको जानना पड़ेगा कि फोर्स क्या है और आपका लीनियर मोमेंटम क्या है। ये 2 डेफिनेशन जरूर समझना पड़ेगा। तो पहले देखिए फोर्स क्या है। फोर्स के बारे में मैं अगले एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल्स में। ठीक है, अभी फोर्स सिर्फ यही जान लीजिए कि फोर्स मतलब क्या। कोई सा भी एक पुश या फिर पुल, ऐसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रख दिया, कोई सा भी पुश या फिर पुल देके अगर उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फोर्स में। ठीक है, अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी चलिए मोमेंटम के बारे में, वो क्या होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप कॉपी कर लीजिए। अभी मोमेंटम का डेफिनेशन देखिए, मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं तो मोमेंटम क्या होता है। तो जब हम मोमेंटम को देखेंगे लिटरल लैंग्वेज में, अगर आप समझना चाहते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, 2 तरीके के मोमेंटम होते हैं, लीनियर और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। एक लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को अगर समझना चाहते हो, लीनियर मोमेंटम लिटरल लैंग्वेज में मीन करता है इंपैक्ट। ठीक है, कोई सा भी बॉडी आपके ऊपर कितना इंपैक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो अभी देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, फिर उसका डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए मान के चलिए पर्टिकुलर पेन और ये मेरा एक पर्टिकुलर छोटा सा हाथ। ठीक है, ये पेन को मैंने यहां से गिरा दिया मेरे बॉडी के ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर ये गिरा दिया। ये गिरने से यहां पर मेरे हाथ पे थोड़ा सा इंपैक्ट होगा, लेकिन वो दर्द नहीं करेगा। ठीक है, अभी मान के चले यहां सेम हाइट से ये पेन नहीं गिरा के एक आयरन बॉल या फिर एक हैमर को मैंने अगर यहां पर गिरा दिया, तो सोचिए इंपैक्ट ज्यादा होगा या कम होगा। पेन ज्यादा इंपैक्ट करेगा या आयरन बॉल ज्यादा इंपैक्ट करेगा? श्योरली आयरन बॉल इंपैक्ट करेगा। मतलब कि ये मोमेंटम अभी क्यों इंपैक्ट करेगा ये देखिए, क्योंकि ये मोमेंटम, इसको डिनोट करते हैं पी से, क्योंकि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना इंपैक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहां से सेम एग्जांपल ही, यहां से मैंने ये पर्टिकुलर पेन को मेरे हाथ के ऊपर गिरा दिया, तो मेरे हाथ के ऊपर थोड़ा सा तो इंपैक्ट होगा गिरने से। लेकिन यही पेन को मैं जोर से अगर गिराता हूं, और सॉरी ये गिर गया पूरा। ठीक है, जोर से अगर गिराता हूं तो ज्यादा इंपैक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। तो मोमेंटम जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी होता है। अगर 2 चीजों को कंबाइन करे तो विल गेट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, और अगर ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा दे विल गेट P इक्वल्स टू KmV। ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा K। अगर अभी आप एग्जांपल लेंगे कि एक पर्टिकुलर बॉडी जिसका मास है 1 kg और जिसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास 1 kg, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, देखेंगे उसमें मोमेंटम भी 1 kg मीटर पर सेकेंड ही आता है। ठीक है, ये होता है मोमेंटम का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट k का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे अगर इक्वेट करेंगे कांस्टेंट k का वैल्यू हो जाता है 1। तो यहां से मोमेंटम का एक डेफिनेशन या फिर एक फॉर्मूला आता है P इक्वल्स टू mv। यहां से डेफिनेशन फॉर्म करेंगे तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। मतलब कितना इंपैक्ट होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
तो न्यूटन सेकंड लॉ में वही डिस्कस किया गया है कि कोई सा भी बॉडी का एग्जांपल देखिए, कोई सा भी बॉडी, ठीक है, कोई सा भी बॉडी लीजिए, जैसे कि ये पर्टिकुलर बॉडी हो गया, ठीक है, मास इसका है m, ये चल रहा है u वेलोसिटी से, छोटा सा नन्हा सा बॉडी u वेलोसिटी से आपके सामने आ गया, ठीक है, और आपने क्या किया, एक फोर्स से यहां पे जोर से इसको किक कर दिया, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर बॉडी इसका वेलोसिटी बढ़ेगा या कमेगा। आप अगर एक फोर्स अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, मान के चलिए ये अगर बॉडी नहीं होके फुटबॉल हो गया, ठीक है, फुटबॉल हो गया, वो आपके सामने u वेलोसिटी के साथ जा रहा है और आपने उसके ऊपर किक कर दिया, तो आप देखेंगे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। मान के चलिए यहां पर चला गया, अभी वेलोसिटी बढ़ के v हो गया ये पर्टिकुलर बॉडी का, ठीक है। तो अभी चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ यहाँ पे देखिए, पहले जो मोमेंटम था, इनिशियल जो मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी mu, फाइनल जो मोमेंटम मतलब यहां का जो मोमेंटम है दैट इज m इंटू v। चेंज अगर सोचेंगे कि चेंज इन मोमेंटम मतलब कि इसको डेल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम मतलब इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है mv, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया mv माइनस mu, ठीक है। ये होता है आपका चेंज इन मोमेंटम। अभी देखिए यहां पे अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करता हूं, वो बोला है कि फोर्स जो आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर चेंज होता है, ठीक है, फोर्स से नहीं समझाते हैं, चेंज से समझाते हैं, ठीक है। चेंज होता है मोमेंटम का, वो रेट ऑफ चेंज, डेफिनेशन अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सॉरी इसमें थोड़ा सा कम हो गया इंक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब देखिए थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए कि ये बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है, फोर्स अप्लाइड। अभी देखिए यहां से अगर हम कुछ फॉर्मूला निकाले, ठीक है, कुछ फॉर्मूला निकाले तो देखिए m इंटू यहां से v माइनस यू बाई टी, एम अगर कॉमन लेंगे तो v माइनस यू बाई टी रह जाएगा, और ये v माइनस यू बाई टी की जगह पे ये किसका फॉर्मूला है, देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वीडियो देखिए, मैंने किया था वो वाला, v माइनस यू बाई टी इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। तो यहां से आपका निकल जाता है f प्रोपोर्शनल m है, इसको भी अगर आप तोड़ेंगे, प्रोपोर्शनल साइन को तोड़ेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा जिसका वैल्यू है k। थोड़ा सा रिवाइंड करने से आप देखेंगे कि k का वैल्यू यहां पर भी, अगर आप 1 kg का कोई बॉडी पकड़े, ठीक है, 1 kg का कोई बॉडी पकड़े जिसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, जिसका फोर्स हो 1 न्यूटन, तो वहां पे k का अगर वैल्यू यहां से इक्वेट करके निकाले दैट विल बी इक्वल टू 1, ये एम्पिरिकल वैल्यू है, ठीक है, एम्पिरिकल वैल्यू k इक्वल्स टू 1। तो यहां से k को अगर एलिमिनेट कर दे तो F इक्वल्स टू m है, बहुत बड़ा एक फॉर्मूला है फोर्स का, ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है F इक्वल्स टू m है। तो ये सेकंड लॉ से फोर्स इक्वल टू m है, वो वाला निकल जाता है, ठीक है। और एक इसका डिराइवेशन देखेंगे, तो और एक मेथड के साथ देखिए तो कैसे होता है, और एक पर्टिकुलर मेथड। तो हम क्या करेंगे, अभी कैलकुलस यूज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हमको सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो था वहां पर बोला गया है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, वो भी रेट ऑफ चेंज, सिर्फ चेंज नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर कैलकुलस में रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करते हैं तो डी डी टी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डी बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज किसका, मोमेंटम का, ठीक है, मोमेंटम का। अभी हमको पता है कि ये जो फोर्स है, सॉरी ये जो मोमेंटम है, इसका फॉर्मूला मैं अभी निकाला था mv, ठीक है। तो यहां पे देखिए m तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो निकल जाएगा बाहर, तो dBdt अगर करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ये होता है dBdt इक्वल्स टू एक्सीलरेशन का वैल्यू। यहां पे सिमिलरली अगर आप प्रोपोर्शनल साइन को तोड़ेंगे, यहां पर k आ जाएगा कांस्टेंट, k का वैल्यू वही 1 हो जाएगा, तो यहां से फोर्स का जो वैल्यू है वो होगा m, ठीक है, निकल गया फोर्स का वैल्यू। तो सेकंड लॉ से ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला निकल रहा है, ठीक है, फोर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी देखिए सेकंड लॉ से फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू निकल रहा है, यहां से आप फोर्स का यूनिट भी निकाल सकते हैं, देखिए केजी का यूनिट हो जाता, सॉरी मास का यूनिट हो जाता है केजी, और एक्सीलरेशन का वैल्यू हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ी जल्दी करने से मेरा वॉइस चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है फोर्स का जो वैल्यू होता है, ठीक है। इसको हम मानते हैं, इसका नेमिंग जो है वो न्यूटन के ऊपर किया गया है कि, ठीक है,
कि फोर्स का जो यूनिट है हम न्यूटन से कैलकुलेट करते हैं, वो न्यूटन और कुछ नहीं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका अगर छोटा यूनिट ये होता है आपका ऐसा यूनिट, ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट। अगर इसका छोटा यूनिट देखेंगे, न्यूटन का छोटा यूनिट देखेंगे, वो हो जाता है डाइन। न्यूटन का जो छोटा यूनिट है वो होता है डाइन। तो इसका छोटा यूनिट क्या होगा? ग्राम। केजी का छोटा यूनिट है ग्राम, मीटर का छोटा यूनिट सेंटीमीटर, और सेकंड का छोटा यूनिट हम यूज नहीं करते, सेकंड ही यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स का ऐसा यूनिट हो जाता है न्यूटन, ठीक है। अगर आप इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकाले तो कैसे निकालेंगे? देखिए मेरा डस्टर कहाँ गया? अच्छा चलिए अभी देखते हैं। इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन निकाले कि न्यूटन और डाइन, इसके बीच में कोई रिलेशन निकालना है, तो हमको क्या पता है कि 1 न्यूटन है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 ग्राम लिख सकते हैं। सिमिलरली मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाते हैं, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है आपका डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डायनिक रिलेशन निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड लॉ से फोर्स का वैल्यू और फोर्स का ये रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल जाता है, ठीक है। अभी चलिए थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड लॉ, क्योंकि ये चैप्टर को जो न्यूमेरिकल्स है वो ये फॉर्मूला और थर्ड लॉ के साथ रिलेट करता है, ठीक है। ये F इक्वल्स टू ma और थर्ड लॉ के साथ। अभी चलिए थर्ड लॉ बिगिन करते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला चीज, तो लास्ट में अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर लॉ है। इसमें बोला गया है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट करेंगे तो वो बॉडी भी आपके ऊपर ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा ही करेगा, रिएक्शन करेगा ही करेगा। एग्जांपल की तरफ से, अगर आपके सामने कोई वॉल है, अगर आप वो वॉल पे एक बॉक्स करेंगे अभी, ठीक है, एक पंच मारिए वो वॉल पे, वो वॉल के ऊपर तो इफेक्ट होगा ही, लेकिन आपका हाथ जो है उसमें भी दर्द होगा, देखना, ठीक है, दर्द तो होगा ना। तो वही बोला गया है न्यूटन्स थर्ड लॉ में, मतलब कि एक बॉडी अगर यहाँ पर हो और वो जाके और एक बॉडी के साथ अगर कोलाइड करे, ठीक है, कोलाइड करे मतलब कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है। अगर वो ये पर्टिकुलर बॉडी अगर एफ फोर्स यहाँ पे दे रहा है, तो न्यूटन्स लॉ में बोला गया है कि ये जो बॉडी है, जो पहले कोई फोर्स दे नहीं रहा था, लेकिन जब ये बॉडी एफ फोर्स इसके ऊपर डालेगा, ये पर्टिकुलर बॉडी भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर फोर्स एफ बी इफेक्ट देगा, रिएक्शन देगा ही देगा, ठीक है। और इक्वेशन को माने, ठीक है, ये डेफिनेशन को देखे कि ये यहाँ पर क्या बोला गया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि ये दो फोर्स जो है वो इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट दिखाने के लिए एक माइनस साइन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा खूबसूरत कर देते हैं। ये वाला होता है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम फोर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स, डिफरेंट टाइप से फोर्स, क्या क्या फोर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, और न्यूटन्स थर्ड लॉ वहां पे कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स में क्या क्या रिएक्शन मिलेगा आपको, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्लास अगर पसंद आया तो काइंडली इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी भाई हो, जो भी स्टूडेंट हो जो पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई के लिए, उसके साथ शेयर कर देना, उसको मदद